नमस्कार मित्रों, बिजनेस बॉलीवुड एंड वाजपेयी के इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बचपन से सुनते आ रहे थे ये कहावत तो कि सबसे बड़ा रुपया न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो लग रहा है कि ये तो कहावत जीवन का मूल मंत्र हो गई है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, डिप्लोमेसी हो, स्ट्रेटेजी हो, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो, डिफेंस को लेकर हो, तमाम चीजें दुनिया में रिश्ते नाते दोस्ती डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप ये सब आजकल चल रही है रुपये से। रुपये मतलब डॉलर से, डॉलर मतलब आप जानते ही हैं। तो जितना सब कुछ हो रहा है तो फिर खेल ही कुछ और है। जो भी फैसले हो रहे हैं, दोस्ती हो रही है, निर्णय हो रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंध बन रहे हैं, उन सब में महत्वपूर्ण है मनी। तो मनी की जब बात हो तो मनी के जानने वाले नीरज वाजपेयी साहब को याद करना पड़ता है। नीरज जी का मनी से, डॉलर से, रूबल से, पता नहीं कौन कौन सी होती है, हमें तो करेंसी भी उतनी नहीं पता, उन सबसे बड़ा करीब का रिश्ता है और उन्हीं का राज चल रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि नीरज जी से आज बात करते हैं कि क्या हो रहा है, ये सबसे बड़ा रुपया की हाल क्या है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीरज जी को तो आप देखते रहते हैं, द एंड शो जो है उनका, वो वैसे ही सुपर हिट शो है, थोड़ा ज्ञान हमें भी देते रहते हैं। सर्दियों का मौसम में थोड़ी बहुत रेवड़ी बांट देते हैं, हमारे को भी थोड़ा सीखिए आप भी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो आपका डॉलर की धमकी, डॉलर की दादागिरी चल रही है, ये क्या है खेल? सर नमस्कार। और देसी घी वाली गुड़ की रेवड़ी जरूर खाइए सर्दियों में। मेरठ में बहुत अच्छी रेवड़ियां मिलती है, तो उससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है और स्वाद भी। बात जहां तक करेंसी की है सर, तो सिर्फ एक करेंसी है डॉलर। दम तो उसी में है फिलहाल। आज की तारीख में डॉलर की करेंसी ही मजबूत है और अमेरिका उसका प्रवर्तक है, जी तो सारा कुछ खेल उसी के इर्द गिर्द चल रहा है। पिछला हफ्ता विजय जी पूरी दुनिया को हिला देने वाला था और मेरे ख्याल में इस सदी का दो फैसले जो यूएस ने किए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने, वो गेम चेंजर है। बहुत बड़े फैसले हैं वो। एक फैसला जब उन्होंने किया था कि हम टैरिफ लगाएंगे पूरी दुनिया पे। पिछले टर्म में जब ट्रंप 1.0 था तो उन्होंने केवल अमेरिका चाइना पे टैरिफ लगाया था। दूसरे टर्म में उन्होंने पूरी दुनिया पे लगा दिया। इससे पूरा गेम रीसेट कर दिया उन्होंने, यानी व्यापार का पूरा नियम बदल दिया उन्होंने और वो अपने फेवर में ले आएंगे। दूसरा बड़ा जो काम उन्होंने किया है, जो वेनेजुएला में उन्होंने किया है, कि उसके राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उठा ले गए। खा ले गए। मतलब बिल्कुल जैसे लोकल गुंडागर्दी होती है ना, कि आप उठा ले जाओ और अपने देश में ले जाकर जेल में बंद कर दो। आपके मुंबई में जो फिल्में बनती हैं उनमें एक जमाने में ऐसे ही होता था। और एग्जैक्टली जब अब अजीत साहब जैसे विलन होते थे तो वो तो उनके हिसाब में तो ऐसा ही होता था, उठा लाइए। तो ये जो दूसरा वाला घटनाक्रम हुआ कि उठा लाया और उनको बंद कर दिया और अपने देश के कानून के हिसाब से उनके ऊपर मुकदमा चलेगा और उनके देश पे कब्जा इस तरह से किया कि हमारे दो जो सबॉर्डिनेट है ये चलाएंगे, उसको मार्को रूबियो और बेसेट चलाएंगे वेनेजुएला को। अपने को वो एक्टिंग प्रेसिडेंट मान लेके चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी घटना है क्योंकि वेनेजुएला एक ऐसा देश है जो बहुत ही रिसोर्स है उसके पास। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल भंडार है ऑयल वहां पे, रिसोर्स सबसे बड़ा है। सबसे बढ़िया किस्म का पानी है वहां पे, वर्ल्ड का 2% पोर्टेबल वाटर है वहां पे, सोना है, चांदी है, रेयर अर्थ है वहां पे। तो एक प्राकृतिक संपदा से भरपूर देश में उन्होंने कब्जा कर लिया और इतनी आसानी से हो जाए कब्जा ये सोचा नहीं था किसी। और बहाना वही कि ड्रग कार्टेल चलाते हैं, टेरर फंडिंग करते हैं, वो सब खैर फेस सेविंग के लिए, लेकिन नेट नेट किया। तो जो आपने प्रश्न मूल रखा था ना कि सारी जो कवायद पूरी दुनिया में चल रही, वो ताकत के लिए चल रही कि मैं ताकतवर हूं, मैं सुप्रीम हूं और सारी दुनिया मेरी सुने। और ताकत आती है पैसे और रिसोर्स से। तो सबसे रिसोर्सफुल कंट्री वेनेजुएला अमेरिका के पास है। आप गल्फ में वही ताकत दिखा के इराक को आपने सेट कर रखा, सऊदी अरब आपका चमचा बना हुआ है, लेकिन वहां से दूरी बहुत है। बीच में यमन वाले हुती आपके यहाँ अटैक भी कर सकते हैं। ये तो इतना नजदीक है कि फ्लोरिडा से 3 घंटे की फ्लाइट है केवल, और 6 दिन में आपका वेसल पहुंच जाएगा तेल लेकर के अमेरिका। तो ये उनको लगा ये तो सबसे स्ट्रेटेजिक फिट हमारे लिए है, हम अभी तक पता नहीं कहाँ कहाँ लगे हुए थे, ये सबसे बढ़िया है। तो वो एक लेके आए। अब उसके आसपास क्यूबा को,
गुयाना को, मेक्सिको को, अब ग्रीनलैंड उनके टारगेट में आ गया है। इन सबको उन्होंने एकदम ऐसी धमकी दी, सब एकदम सेट हो गए हैं। ग्रीनलैंड तो वो ले लेंगे, पैसे ले लो तो ठीक है, और नहीं अब तो वैसे ही ले ग्रीनलैंड लो। एक्सक्यूज जबरदस्त है कि हमें सिक्योरिटी के लिए दूसरा देश चाहिए। हाँ, उनका ये कहना है कि अगर रशिया से कोई मिसाइल फायर हुई तो ग्रीनलैंड ही है जहां पे उसको इंटरसेप्ट किया जाता है। अगर ग्रीनलैंड पार कर गई तो इंटरसेप्शन होगा नहीं। तो मेरी सिक्योरिटी के लिए, मतलब उनका, देखिए, ये हम लोगों को एक थ्योरी चल रही कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में उनकी दादागिरी बना रहे हैं वो। दरअसल वो केवल वेस्टर्न हेमिस्फीयर नहीं है, दुनिया के किसी कोने से अगर अमेरिका को खतरा है तो वो उस पर कब्जा करेंगे, ये उनका बयान है। इसलिए वो ईरान को भी वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं। ग्रीनलैंड काफी दूर है, वहां को ट्रीट कर रहे हैं। क्यूबा उनके एकदम नजदीक है, लेकिन उससे दूर वाला पहले उन्होंने वेनेजुएला को कब्जा किया। तो उन्होंने अपना सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखा है, जो मुझे जानकारी है। सब जगह है वहां पे, हर जगह उन्होंने अपना बना रखा है। इवन चिली तक को उन्होंने टेरराइज कर रखा है, क्योंकि चिली दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर प्रोड्यूसर है। तो वहां पे भी थोड़ा इंटरेस्ट जाग रहा है उनका कि कॉपर एक नई तरीके की चीज निकल के आ रही है। सो ये जो लड़ाई शुरू हुई ना, इसने गेम चेंज कर दिया। ये दो फैसले पूरी दुनिया को रिसेट कर दिया उन्होंने, कि मैं ताकतवर हूं, मेरा इंटरेस्ट जहां पे है मैं उस पर कब्जा करूंगा, और व्यापार के नियम मैंने बदल दिए हैं। तो अब ये पूरी लड़ाई उस तरीके से देखी जानी चाहिए, ना कि किसी और तरीके से। एक और बड़ा रिसेट हो रहा है विजय जी इसी संदर्भ में, कि पहले पूरी दुनिया प्रोड्यूस करती थी, अमेरिकन खरीदते थे जी, क्योंकि उनके पास कैपेसिटी थी, डॉलर था, पैसे थे। $90,000 पर कैपिटा वाला देश है, सबसे अमीर देश है। लेकिन इसकी वजह से ही उनको दिक्कत आई ना, कि आपने सब कुछ कहा कि चीन बनाओ, भारत बनाएगा, बांग्लादेश बनाएगा, वियतनाम में बनाएगा, मैं कुछ बनाऊंगा नहीं। तो जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की गलती 1960 में शुरू की गई थी, अब उसको ठीक कर रहे हैं। अब इसका उल्टा होगा, अब वो बनाएंगे, आप खरीदो, आप खरीदिए। मैं प्रोड्यूसर स्टेट बनना चाहता हूं, मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन करूंगा और पूरी दुनिया मुझसे खरीदे, तो मेरी करेंसी और मजबूत होगी, मुझे और पैसा लगेगा। तो जो डी डॉलराइजेशन की एक थ्योरी चल रही थी, उसको भी वो क्रैश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आप देखिए, रिसोर्सेस पे कब्जे की लड़ाई चल रही, चाहे वो तेल हो, सोना हो, चांदी हो। जिसके पास जो सामर्थ्य है वो अपने अंदर करे ले रहा है। भारत भी सोना खरीद रहा है, चांदी खरीद रहे हैं। तो रिसोर्स की लड़ाई इस समय चल रही, क्योंकि रिसोर्स ही आपको ताकतवर बनाएगी। तो अमेरिका भी उसी रास्ते पे चल पड़ा है। अब इससे पूरी दुनिया में तनाव बन गया है, युद्ध का खतरा 24 घंटे बना हुआ है। किसी भी दिन आप सुबह उठ के आएंगे तो पता लगा वो वॉर हो रहा है, क्योंकि ये परिस्थिति पैदा कर दी गई है। बाकी देश चुप हैं, कोई कमेंट नहीं कर रहा है, ये बहुत लिप सर्विस थोड़ी बहुत कर दी है, लेकिन ये भी एक सीमा तक ही हो सकता है। किसी दिन मान लीजिए कहीं कोई छोटा सा ही देश है और आपने उसमें किया, वहां घमासान युद्ध होने लगा, तब आप क्या करेंगे? तो एक फियर तो है पूरे वर्ल्ड में वॉर का, उसको मैं वर्ल्ड वॉर कहने से बच रहा हूं अभी, लेकिन पूरे वर्ल्ड में एक वॉर का फियर तो बन गया है, और कभी भी इरप्ट हो सकता है। कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ईरान में इतनी जल्दी, इतनी आसानी से आप रिजीम चेंज करा लोगे। हो सकता है वहां बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, या इवन डेनमार्क भी कह रहा है कि अगर वो ग्रीनलैंड थोड़ा को सा कोशिश टफ है, तो हम अप्लाई करेंगे। ईरान टफ है, लेकिन मैं समझता हूँ क्यूबा, ग्रीनलैंड, ये हाँ, सब जो है, और उसके रेफरेंस में ताइवान को भी हम देख लें, या ताइवान को। यूक्रेन को भी देख लें, तो ये सब भी आशंकाओं के बादल पे। हाँ, अब इन्होंने एक काम ये किया कि जैसे उनका आज का स्टेटमेंट है कि वेनेजुएला की घटना को प्रेसिडेंस न माना जाए, लेकिन शी जिनपिंग अगर ताइवान पे कुछ एक्शन लेते हैं तो हमें उससे कोई लेने, दैट इज अप टू देम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि आपको अगर करना है कुछ और कर लीजिए, हमसे कोई लेना देना नहीं। तो आप रशिया को भी मैसेज दे रहे हैं कि आप डोनास का 20% एरिया अपने कब्जे में ले लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नेटो नाम की संस्था बची नहीं है, यूएन की कोई सुन नहीं रहा है, सिक्योरिटी काउंसिल बेकार है, कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मतलब ट्रंप ने ये कह दिया कि मेरा वचन ही मेरा शासन है दुनिया पे। बस वही है। मैं जो कह रहा हूं, होमलैंड पॉलिसी जो उनकी है, उसको उन्होंने बना दिया फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी। और फॉरेन पॉलिसी को बना दिया बिजनेस पॉलिसी। तो सब गड्ढमड करके उन्होंने, अब मेरी होमलैंड की इश्यूज को मैं अपनी फॉरेन पॉलिसी मानता हूं, कि मेरे अंदर अगर अगर अमेरिका के किसी शहर में झगड़ा हो रहा है तो वो मेरी फॉरेन पॉलिसी है, कि मैं उसको ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। कुछ कर तो सकते। ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन पूरे वर्ल्ड के सामने खड़ी हो गई।
लेकिन अब भारत के रेफरेंस में हम कैसे देखें? दुनिया का तो सब चल रहा है और आपने कहा कि सब लोग चुपचाप हैं या लिप सर्विस कर रहे हैं, और वो अपना प्रोड्यूसर कंट्री बनने की मतलब एक पूरा का पूरा यू टर्न कह लीजिए इसको या फुल सर्किल कह लीजिए, वो कर रहे हैं। तो भारत को इस रेफरेंस में कैसे देखें? पिछला साल हमने निकाल दिया, आप कहते रहे कि नहीं अब हो जाएगा, टैरिफ वाली डील खत्म हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, नहीं होगी। फिर वहाँ के जो कॉमर्स सेक्रेटरी है उन्होंने भी कहा, भारत के कॉमर्स मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने भी रोजाना कहा। अब 2026 में हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि अभी जब जर्मन चांसलर आए हुए हैं तो क्या हम नई एक दुनिया बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं या कुछ होगा? दो हिस्सों में समझते हैं इसको। तो एक प्रश्न है कि क्या नई दुनिया, नया ऑर्डर कुछ बनने की कोशिश हो रही है, दूसरा भारत के ऊपर क्या है। देखिए, भारत में रिफ्लेक्शंस हमारे ये थे कि जो सरकार हमें बता रही थी या जो स्टेटमेंट पब्लिकली में आ रहे थे उसके आधार पर लोगों को लग रहा था कि ट्रम्प से अच्छी दोस्ती है। वो बार बार कहते थे कि मोदी इज माई फ्रेंड और डील होने वाली है, बिल्कुल क्लोज हो रही है, मैं उधर जा रहा हूँ, वो उधर आ रहे हैं। इस सब के आधार पर ऐसा लग रहा था। लेकिन आज की तारीख में ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल नहीं लग रहा है कि डील क्लोज होने की कगार पे है। और ट्रम्प ने जिस तरीके से अपना रुख रखा है इस साल, मतलब 2025 में इनॉग्रेशन के बाद से, उससे कतई ये संदेश नहीं मिल रहा है कि वो किसी भी प्रकार की रियायत देने के मूड में है। उसका एक बड़ा कारण विजय जी ये है कि भारत का वहां डील होना ना होना उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी सेहत पे बहुत फर्क पड़ता है, भारत की सेहत पे। क्योंकि हमारे लिए वो बड़ा ट्रेड पार्टनर है, उनके लिए हम बहुत छोटे ट्रेड पार्टनर हैं। और हम ऐसी कोई चीज नहीं बेचते उनको जिससे उनका देश ठप पड़ जाए, काम ना चले। एग्जैक्टली। लेदर के प्रोडक्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, फिशरीज, यही सब कैसा? है। तो इसमें कोई ऐसा चीज नहीं जो जीवन रक्षक हो, तो इसलिए कोई फर्क नहीं है। जिसमें उनको थोड़ा इंटरेस्ट है वो है सॉफ्ट पावर, यानी आपकी आईटी सर्विसेज, तो उस पर नहीं लगाया। फार्मा में नहीं लगाया, वो चल रही है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हम आ गए रिसीविंग एंड पे, कि सारा ओनस हमारे ऊपर है कि डील होगी कि नहीं होगी ये भारत को तय करना है। उनको नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो तो वेनेजुएला में बिजी है, अभी ग्रीनलैंड में बिजी हो जाएंगे, फिर ईरान में बिजी हो जाएंगे, फिर क्यूबा में बिजी हो जाएंगे। 6 महीने वैसे निकल जाएंगे उनके। उनको वेनेजुएला को रिबिल्ड भी करना, वो उसके राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप डील करें। तो क्या भारत इस डील के लिए तैयार है क्या? अब यहां पे आता रियल क्वेश्चन। ये तो कॉन्टेक्स्ट हो गया। भारत के सामने इस डील में बहुत बड़ी चुनौती विजय जी, जो हम लोगों को अब तक समझ में आ रही है इस पूरे कॉन्टेक्स्ट से, कि अमेरिका जो चाहता है वो भारत दे नहीं सकता। क्योंकि आप हमारा एग्री मार्केट, एग्री प्रोड्यूस मार्केट चाहते हैं कि खोल दें हम। तो आप अपने डेयरी प्रोडक्ट यहाँ बेचें, आप मक्का बेचें, आप सोयाबीन बेचें। उसी की तो जिद है। उस जिद के सामने भारत सरकार नहीं झुक सकती, क्योंकि ये पॉलिटिकली बहुत खतरनाक होगा। और हमारा एग्री सेगमेंट बहुत सेंसिटिव है और उसमें बहुत ज्यादा लेबर लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा लोगों की जीविका चलती है। तो सरकार पॉलिटिकली ये रिस्क ले ही नहीं सकती। ये इवन आप देखिए कि रशिया के खिलाफ कोई स्टेटमेंट उन्होंने, भारत सरकार ने नहीं आया कि हम रशिया से तेल खरीदना बंद कर देंगे। कंपनियों के स्टेटमेंट है कि हाँ, हम रिलायंस नहीं लेता तो मत लो, नयारा नहीं ले रहा तो मत लो, इंडियन ऑयल नहीं ले रहा तो मत लो। लेकिन भारत सरकार ये स्टेटमेंट जारी जिस दिन कर देगी कि अब मेरे को तेल नहीं लेना है रशिया से, क्योंकि अमेरिका यही कह रहा है कि आप बंद करो वहां से, तो एक स्टेटमेंट जारी कर दो कि हम नहीं लेंगे तेल। ये नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके जियो पॉलिटिकल रिश्ते खराब कर देगा। तो इंडिया के सामने ये रूस को चैलेंज। लेकर उन्होंने 500% टैरिफ का जो बिल पास कर दिया है, अभी वहां पर नहीं पास हुआ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, लेकिन वहां पर भी पास हो जाएगा तो फिर तो मुश्किल बढ़ी जाएगी ना आपकी। नो डाउट कि अगर वो, देखिए जो कुछ लोग ये, देखिए मेरा मानना है कि आप जो आपके ऊपर 50% टैरिफ लगा है उससे आपके बिजनेस को दिक्कत हो रही है। 100% कर दें, 150 कर दें, 300 कर दें, एक लिमिट के बाद फिर वो हमारे लिए वैसे ही है। मतलब अभी भी दिक्कत आगे और दिक्कत रहेगी। लेकिन ये मान लेना कि वो नहीं करेंगे, ये मत मानिए आप। वो कुछ भी कर सकते हैं ट्रम्प, वो 200% भी लगा सकते हैं, क्योंकि उनको आपसे डील लेनी है किसी भी तरीके से, बाय हुक और क्रुक। तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो अब ये पास हो जाएगा तो उनके पास ये टूल आ जाएगा। उस बिल में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई विजय जी, कि वो सर्विसेज पे भी लगा सकते हैं, नॉट ओनली गुड्स। और सर्विसेज का मतलब आपकी आईटी सर्विसेज होती है। आईटी सर्विसेज में तो हल्का सा भी अगर आप करेंगे तो आप चरमरा जाएंगे।
तो ये अब फिर अगेन उन्हें आता भारत के ऊपर कि भारत करे क्या। तो मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार एग्री में कोई रियायत देने के मूड में होगी, और दूसरे में वो मानने के लिए तैयार नहीं। प्लस आप एक चीज मानते हो, दो शर्तें और लगाते हो। भारत का क्या स्टैंड, ये सही है क्या? क्वेश्चन ये भी है ये कि भी है। भारत ने जो स्टैंड ले रखा, क्या वो सही स्टैंड है क्या? अब इसको दो तरह से देख सकते हैं। जो सरकार के विरोधी हैं कुछ और देखेंगे, जो सरकार के समर्थक कुछ देखेंगे, लेकिन अगर आप एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें प्योरली, तो मुझे लगता है ये स्टैंड सही है। इसलिए क्योंकि आप कितना झुकेंगे, एक समय पे आपको बेंड रोकना पड़ेगा। और आज आपने एग्री खोला है, तो कितना एग्री खोलेंगे आप? वो तो ये कह रहे हैं कि मुझसे $50 बिलियन का मक्का खरीदो और बनाओ अपना जो एथेनॉल बनाते हो। इज इट राइट वे टू डील दिस डील? नहीं। तो इसलिए सरकार का ये रुख, आप मजबूरी में ही कह लीजिए या बेबसी में कह लीजिए, कोई चॉइस नहीं है आपके पास, क्योंकि आपको पॉलिटिकल हारागिरी हो जाएगी अगर आपने ये डिसीजन ले लिया तो। हाँ, ये मैं मानता हूं कि इसको थोड़ा और डेलिकेटली डील करना चाहिए था। जितना समय यूएस को मिलता जाएगा, वो उतने नए तरीके खोजता जाएगा आपको परेशान करने के। 6, 7, 8 महीने से डील पे बात हो रही है। अगर इसको और अर्ली स्टेज में टैकल कर लिया जाता, कुछ उसको समझा के, कुछ गिव करके कि चलो हम थोड़ा सा ये कर लेंगे, हम डिफेंस में कुछ कर लेंगे, कुछ ये कर लेंगे, तो हो जाता। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा, वो एक नई चीज लेके आ रहे हैं, और अब उनका मनोबल बढ़ता जा रहा है। ये तमाम वेनेजुएला की घटना के बाद उनको लग रहा है कि अब मैं सर्वशक्तिमान हूं, मुझे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। तो भारत और फंसता जा रहा है इसमें, और ये डील इसके लिए अब गले की फांस बन चुकी है। कैसे होगी एक्चुअली किसी के पास अब आइडिया नहीं है, क्योंकि ट्रम्प साहब क्या शर्त लगा देंगे पता ही नहीं किसी को। सर मुझे इसमें लगता है एक कि जी जी। इसमें एक चीज समझाइए। हम्म, 1974, हम्म, 1998 हम्म, दुनिया भर के इकोनॉमिक सैंक्शंस भारत ने झेल लिए। हम्म, उसको और आज 2025-26 को सैंक्शंस को या टैरिफ को, जो भी हम्म, डील है, उसको आप कैसे कंपेयर करते हैं, क्या देखते हैं? वो जब हमने झेल लिया, और उससे तो हाँ, भारत बहुत आगे बढ़ गया। हम्म, 98 से भी, 99 से भी, और 74 से तो खैर हर हालत में आगे बढ़ गया। तो हम्म। क्यों हम इतना डर रहे हैं या डरना चाहिए? मेरे को लगता है डरना चाहिए। डरना इसलिए चाहिए क्योंकि इंडिया एक कैपिटल डेफिसिट कंट्री है। हमको पैसा चाहिए निवेश करने के लिए। तो दो ही तरीके हैं पैसे की, कि आप खुद का पैसा इस्तेमाल करो या बाहर से आए। आपका लास्ट ईयर का एफडीआई नेट 0 था। तो आपको फॉरेन कैपिटल चाहिए अपने यहां निवेश करने के लिए। आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, आपके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है ना। और अब जो चेंज हुआ है एआई की वजह से, या जो चिप की वजह से, या जो सेल की वजह से, अभी खबर आ रही है कि शायद हाइड्रोजन सेल के कई सारे कारखाने बंद हो जाएं, क्योंकि चाइना ने टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया है। तो 98 की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में बदलाव है। वो बदलाव अगेन फिर कह रहा हूँ कि जो ये एआई का पूरा झंझट चल रहा है, इस पे कई शोज हमने किए हैं। इसको आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से कम मत मानिए। इसलिए इस बार की परिस्थिति बदली हुई है। आपको इस बार वो परिस्थिति नहीं कि हम ये सैंक्शन झेलते हुए भी चल जाएंगे। अगर आप ये सैंक्शन झेल रहे हैं, तो आप काफी वीक हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास कैपिटल नहीं है। आपके जो उद्योगपति हैं वो कैपेक्स कर नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको भी दिख नहीं रहा कि हमारी करेंसी वीक हो रही है, डिमांड है नहीं, हम अपना पैसा क्यों लगाएं। अब यहाँ पर अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट तो है नहीं कि सरकार गला पकड़ के लगवा देगी, नहीं लगाएंगे, हम नहीं लगा रहे हैं वो। तो ऐसी परिस्थिति में आप इस सैंक्शन को या इस दबाव को बहुत लंबे समय तक झेलेंगे, तो आप झेल तो ले जाओगे, आपका ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन आपकी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएगी। अभी आपका जो फर्स्ट एस्टिमेट आया है जीडीपी को 7.4% का आया है। अब इसमें आप कितना इन्फ्लेशन जोड़ोगे कि ये 10-11% पहुंचे? आपका इन्फ्लेशन तो आप बता रहे हो 0.5% है। तो एक्चुअल में आपकी ग्रोथ पे इंपैक्ट आ जाएगा फिर। तो और सरकार के अपने जो खर्चे इतनी पॉलिसीज पे चल रहे हैं जन कल्याण वाली पे, उसका पैसा कहां से आएगा? पैसा कहां से आएगा? रेवेन्यू कहां से आएगा? तो डेफिसिट में कंट्री कितने दिन तक चला सकते हैं? तो इसलिए मैं वो पुरानी वाली जो समय की चीजें थी, जब वाजपेयी जी ने परमाणु विस्फोट किया था तो सैंक्शन लगे थे, या उससे 91 वाली सिचुएशन में भी, अभी आप उससे डिफरेंट सिचुएशन में है। हालांकि जब भी भारत इस तरह की मुश्किलों में फंसता, तभी वो कुछ इनोवेटिव आइडियाज भी लेता है। तो वो इनोवेटिव आइडियाज क्या होंगे, अभी सरकार सोचे, उनके एडवाइजर सोचे। लेकिन इस बार की परिस्थिति को ये कह के नहीं कि हम तो झेल ले जाएंगे, मुश्किल है, नहीं झेल पाएंगे आप।
क्योंकि टेक्नोलॉजिकली जो बदला है ना, आपकी बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आप परेशान हो जाओगे। जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है, इनकम बढ़ नहीं रही है और महंगाई बढ़ रही है, तो वो एक ट्रिकी सिचुएशन है। नहीं फिलोसफिकली लेकिन कहने में बहुत सही लगता है कि अरे हमने सब कुछ झेला तो हम ये भी झेल ले जाएंगे, मुश्किल है, नहीं झेल पाएंगे आप। अभी चीजें बदल रही हैं, कैपिटल, अब दुबई क्यों भाग रहे हैं लोग इतने? टैक्सेशन की वजह से। तो ये सारी चीजें एट प्ले सेम टाइम में, तो क्या ऐसा कोई गैग ऑर्डर ला सकती है सरकार? मुझे नहीं पता। तो वो हो सकता है कि आपको ऐसे कोई अनोखे आइडियाज लाने पड़े इस दबाव को झेलने के लिए, अगर डील नहीं होती है तो। नहीं, लेकिन जैसे अभी बात चल रही है, दिल्ली में बहुत सारे लोग समझाने वाले हैं हमारे, जो ये समझा रहा है कि चिंता मत करो भाई, अभी हम लोग ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं दुनिया के और देशों के साथ, वो सही होगा। और अभी अभी जब जर्मन चांसलर यहाँ पर हैं हिंदुस्तान में, तो कहा गया कि देखिए यूरोपियन यूनियन से अलग होकर भी जर्मन जो है हमारे साथ ट्रेड डील और तमाम तरीके की डील्स कर रहा है, और इससे हम सब चीजें ठीक कर लेंगे। तो थोड़ा तस्वीर साफ कीजिए कि कुछ होगा कि नहीं होगा। देखिए, पहली बात तो जो लोग ये समझा रहे हैं वो एक मुगालते में है, और जो हमारे बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, न्यूजीलैंड से हो रहा है, ब्रिटेन से हुआ, इस तरह के हो रहे हैं। यस। अच्छा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से आपको क्या फायदा हो रहा है, मुझे ये बताइए, कोई जरा हमको समझाए आके। अब तक आज से पहले जितने फ्री ट्रेड हुए हैं, हमको क्या फायदा हुआ? ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये गोपाल अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ही बोल चुके हैं। फ्री ट्रेड से आपको कोई बहुत फायदा नहीं होता है, क्योंकि आप उतना बेच नहीं पाते जितना वो बेच ले जाते हैं। तो ये तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से कुछ नहीं होने वाला है, तो वो तो छोड़िए, साइड में रखिए अब आप। प्लस जिनके साथ आप कर रहे हो बहुत छोटी छोटी इकोनॉमीज हैं, वहां उतनी कैपेसिटी नहीं कि आप बहुत बड़े मार्केट में एक्सेस कर पाए। दुनिया मतलब का बड़ा होगा उससे। एग्जैक्टली सबसे बड़ा आसामी तो अमेरिका ही है, वहीं आपको सबसे बड़ा बाजार और सबसे अमीर कंज्यूमर है वहां पे। इसलिए उनको चाहिए कि आपको वो मार्केट चाहिए। वो मार्केट तो चाहिए। दूसरा आपका एक सवाल था कि यूरोपियन यूनियन वाले जो लोग हैं, ये क्या अलग हटके एक नया ऑर्डर बनाएंगे जो हम लोग, सोच रहे उसका जवाब चाहिए आपको। जी। किसी भी नेटो सदस्य की हिम्मत थी कि वेनेजुएला के मामले में कुछ बोले? उनको बोलना चाहिए था। सबसे बड़ी कायरता यूरोपियन यूनियन ने दिखाई है। आपके बगल में एक कांड हो रहा है और आप उस पर बोल नहीं रहे हैं, तो आपसे क्या उम्मीद किया जाए कि आप भारत के साथ मिलकर एक बड़ा ग्रुप बना लेंगे और अमेरिका को चैलेंज करेंगे? मुझे यूरोप के किसी देश की हैसियत नहीं लगती कि वो खड़े होकर बात भी कर ले ट्रंप के सामने। ग्रुप बनाने की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। चीन और रशिया बोल नहीं पा रहे हैं, जो सुप्रीम पावर है। यूरोप के देश, वो तो ब्रिटेन वैसे ही खुद छोटे हैं इसलिए तो है। यूनियन है। वो वैसे ही छोटे हैं इसलिए तो यूनियन है। एग्जैक्टली अब ब्रिटेन की अपनी हालत बहुत खराब है। वहां के प्राइम मिनिस्टर की कब नौकरी चली जाए पता नहीं है उनको। डेनमार्क दबे छुपे बोल रहा है कि सर देख लीजिए, बात कर लीजिए। कौन बोलेगा वहां पे? तो ये वाला तो आइडिया नहीं सही लगता है। दुनिया की 4 इकोनॉमीज हैं विजय जी, जिनमें स्वतंत्र रूप से उनकी पॉलिसीज डिसाइड होती हैं। जी। एक अमेरिका है जिसकी अपनी स्वतंत्र पॉलिसी है, रशिया है जिसकी अपनी स्वतंत्र पॉलिसी है, चाइना है और भारत है। ये 4 देश हैं दुनिया के सबसे इंडिपेंडेंट पॉलिसी मेकर्स। और जी। इसलिए है क्योंकि इनकी आर्मी इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे भरोसे पे नहीं है, किसी पे वो नहीं करते हैं। सो इसलिए मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कोई अलग से गैंग बन जाएगा, कोई ग्रुप बन जाएगा और वो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक सोचने वाली बात है खाली, कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट होगा, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है। भारत को ये चाहिए कि वो अपनी पॉलिसीज को मजबूत करे, देश को अंदर से मजबूत करे और बड़े रिफॉर्म लेके आए। जो डोमेस्टिक ग्रोथ है ना, वो फील हो जाए। एक ही तरीका है कि आप अपने को मजबूत करो। गांधी जी ने क्या कहा, जब आंधी चलती है तो अपने खिड़की दरवाजे बंद करके अंदर से ताकतवर बनते हैं। आज भारत के लिए वही समय है कि इंटरनली आप मजबूत बनिए। क्या आइडिया क्या है, आप ये बताइए ना मुझे कि क्या करना चाहिए। नीरज सर जी को मुझे ये लगता है कि कह दी जाए कि जिम्मेदारी आपकी है, आप संभालिए। देखिए, मैं तो बहुत छोटा हूं, मुझे क्या जिम्मेदारी मिलेगी? वहां एक से एक ज्ञानी लोग हैं। लेकिन आप अपने अंदर के जो प्रोसेस रिफॉर्म्स हैं, मेरे को लगता है सबसे पहले उस पर काम करना चाहिए। आज भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। टैक्सेस के मामले में आज भी हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। अभी देखिए, रोज खबरें चलती रहती हैं कि ये नोटिस वो नोटिस चल रहा है। पुराने मुकदमे अभी भी चल रहे हैं, 5 साल पुराने मुकदमे खुल रहे हैं।
थोड़ा ईज करा जाए उसको, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके अंदर ये साहस आए ट्रस्ट कि मैं इन्वेस्ट करूं, अदरवाइज वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। अभी देखिए एक डेटा आपको बताता हूं, आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। टोटल इस साल 8 लाख करोड़ की सेलिंग की है, बाइंग की है म्यूचुअल फंड ने, और 3 लाख करोड़ की सेलिंग की है एफआईआईज ने। तो ये बाकी 5 लाख करोड़ किसने बेचा? प्रमोटर ने बेचा, प्राइवेट इक्विटी ने बेचा। वो पैसा कहां ले जा रहे हैं? वो पैसा अगर आप चाहते हैं कि री इन्वेस्टमेंट हो, तो उनको फिर आप इंसेंटिवाइज करिए कि आप कैपेक्स करेंगे तो आपके लिए इंसेंटिव है, आप प्रोडक्शन करेंगे तो आपके लिए इंसेंटिव है, और उनको ईज में लाइए, वरना इसके काम नहीं चलेगा। तो एक तो मुझे लगता है इस प्रोसेस फॉर्म में करिए। दूसरा, जो नए बिजनेसेस ग्रो करना चाहते हैं या आ रहे हैं, उनको आप एक मोरेटोरियम दे सकते हैं लंबे समय के लिए, जैसा आपने एक जमाने में आईटी इंडस्ट्री के लिए किया, वो आप करिए। तो वहां से भी आपको मिलेगा, तो डोमेस्टिकली लोग काम करने की कोशिश करेंगे। इजी बनाइए उनको, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को नीचे करिए। शॉर्ट टर्म में ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो सकता है, करेंसी पे इंपैक्ट आ सकता है, लेकिन आज भी रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दुनिया में सबसे ज्यादा है, तो उसको भी नीचे लाना पड़ेगा, जो ला रहा है। आरबीआई लगातार कोशिश कर रहा है। तो ये 3-4 करें, और बिग रिफॉर्म्स की जो हम लोग बात बार बार करते हैं कि आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए आप सेक्टर्स को खोलिए, तब ये हो पाएगा। और ये आप लगातार 2-4 साल तक करेंगे तो हो पाएगा, अदरवाइज आप लड़ नहीं पाएंगे बाहरी शक्तियों से, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी की ताकत है, उनके पास पैसे की ताकत है, और हमारे पास ये दो ही ताकत नहीं, बाकी ताकत हमारे पास बहुत है। इनको मैं आपके ये जितने सलाह है इसको एक बजट रेफरेंस के तौर पे देख रहा हूँ कि अभी 1 फरवरी को बजट आने वाला है, तो सरकार इनको भी रेफरेंस में पॉलिसी में ध्यान रखे। अगले हफ्ते तो हम बजट पर ही चर्चा करेंगे कि नीरज जी का बजट कैसा होना चाहिए, कि विजय जी कैसे मैं बताऊं आपको, हमेशा हमारा ये मानना था हम लोगों का जब मार्केट में था कि बजट एक नॉन इवेंट हो जाता था, उस दिन कुछ खास होता नहीं था। लेकिन इस बार का बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शायद उस दिन हमें ट्रेड डील के बारे में कुछ सुनने को मिले। अभी तक तो कुछ सुनने को मिला। इसीलिए मैंने कहा कि इसको मैं आपके जितनी बात है उसको बजट के रेफरेंस में मानता हूं कि सरकार इसको सुने, और अगले हफ्ते हम कोशिश करेंगे कि आप केवल बजट पर बताएं कि क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या हो सकता है। हम अपनी समझ से तो राय दे ही सकते हैं, बाकी सरकार में भी जो लोग बैठे हैं वो भी तो, सरकार भी राय से ही बात करती है, लोगों के पास वो डिस्कशन चल ही रहे हैं उनके। हाँ, तो डिस्कशंस वो चल रहे होते हैं। लेकिन बहुत अंधेरा तो नहीं हो रहा? आप आखिरी सवाल पूछ रहा, आपने इतना डरा दिया है मुझे सुबह से। नहीं देखिए, ये कई लोग अपना शो देख के भी या चर्चाओं सुन के लोग डर जाते हैं, उनको लगता है ये लोग इतनी नेगेटिव बात क्यों करते हैं। कई लोग ब्रांड कर देते हैं, ये तो लेफ्टिस्ट लोग हैं, ऐसी ही बातें करते हैं। स्वाभिमान पर्व चल रहा है और आप इतना डरा रहे। नहीं देखिए, डरना जरूरी है, आप मुगालते मत रहिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है। डरना इसलिए जरूरी कि रियलिटी आपके सामने रहती है और फिर आप अपने को स्ट्रेटेजिकली बनाते हैं। तो आंख बंद कर लेने से अंधेरा खत्म नहीं होगा। अगर मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगूं कि मैं ट्रंप को घुटनों पे ला दूंगा, आएंगे क्या वो? मेरे कहने से आए तो मैं तो दिन में 3 बार माला जपूं, 21 बार, नहीं आएंगे ना। तो फालतू की बातें कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, नहीं। बी रियलिस्टिक, तभी आप ग्रो कर पाओगे। आप हवा में उड़ोगे तो नहीं ग्रो पाओगे। अब मैं तो आईआईटी क्रैक कर लूंगा, एक क्वेश्चन सॉल्व करने में तो दिमाग खराब हो जाता है, तो वैसी बातें मैं करता नहीं हूँ। मैट्रिक में हम कमजोर रहे, इसका मतलब आप इस तरह से तंज नहीं करेंगे? तो मैं भी नहीं क्लियर कर पाया। तो चलिए इसमें चर्चा करेंगे, ये अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं हम एक थोड़ी सी और पॉजिटिव बात, स्टार्टअप को लेकर जो कहानियां हम लोग सुनाते हैं, मैं तो उसको बहुत पॉजिटिव रे के तौर पर देखता हूँ। आप कहानियां सुनाते हैं तो लगता है कि एक उम्मीद बाकी है। न्यू इंडिया की यही उम्मीद है, और मैं इसका बहुत घनघोर समर्थक हूं, बावजूद इसके मैं जोमेटो की बुराई करता हूं, इसकी करता हूं, वो उनके प्रोसेस की बुराइयां हैं, लेकिन इस थीम का मैं बहुत बड़ा समर्थक हूं। यहीं से एक बड़ा रास्ता भारत के लिए निकलेगा। तो बहुत सारे हमारे देश के युवा लोग काम कर रहे हैं, उनको मोरल कैपिटल जितना भी तरह का समर्थन मिलना चाहिए उनको देना चाहिए, क्योंकि वहीं से कोई एक आइडिया काफी बड़ा होगा। तो ऐसी छोटी छोटी कहानियां हम लोग सुनाते हैं इसलिए कि भाई हमसे प्रेरित होकर कोई और 2-4 लोग काम करें। अपने यहाँ तो वैसे भी ना कि याद दिलाना पड़ता है कि आप कितने काबिल हैं, वो का चुप साध रहा बलवाना।
वही तो है। शायद कोई सुन के इसको हनुमान तो सब बैठे हुए, जामवंत की जरूरत है। एग्जैक्टली तो वो रोल हमका हमारा करने का पर्पस होता है। तो आज की कहानी मैं सुनाऊंगा आपको। वेद कृष्ण नाम के एक सज्जन है, उनका बहुत 30-40 साल का बिजनेस था कि वो जो कागज की सबकी प्लेट्स बनती हैं जो शादी विवाह में होटलों में यूज होती है खाने के लिए, वो बनाते थे। तो उसके ऊपर उसको लीक ना हो और थोड़ी मजबूती आए, उसके ऊपर लेमिनेशन किया जाता था, एक प्लास्टिक की परत चढ़ती है। काफी समय तक उनका खानदानी बिजनेस चलता रहा। फिर वेद कृष्ण को एक दिन लगा कि यार ये जो उसके ऊपर हम प्लास्टिक रैपिंग करते हैं, ये खाना तो 5 मिनट में आदमी खा के प्लेट फेंक देता है, लेकिन एक्चुअली वो प्लास्टिक को डिके होने में सैकड़ों साल लग सकते हैं, ऐसा लगे वो नुकसान करे। इन्वायरमेंट के लिए हैजार्डस है। तो इसको कैसे ठीक किया जाए? तो उन्होंने गन्ने की जो खोई होती है, जिसको बगास भी कहते हैं अंग्रेजी में, तो उस बगास से उन्होंने एक लेयर बनाई और उस लेयर को उसके ऊपर चढ़ा दिया। तो काफी मजबूत प्लेट बनी, लीक प्रूफ बनी, लेकिन उसकी कॉस्ट 3 बढ़ गुना गई। बढ़ गई। अब क्या करें साहब, कॉस्ट बढ़ गई, बिकेगी कैसे? तो उन्होंने ये तय किया कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं इन्वायरमेंट को सेव करते हुए ही इसको बेचने की कोशिश करता हूं। तो उन्होंने B2B सेगमेंट को टारगेट किया, यानी हल्दीराम के यहाँ जाओ, बड़े बड़े रेस्टोरेंट 5 स्टार्स में जाओ या कॉर्पोरेट्स में जाओ और उनको ये चीज बताओ कि साहब देखिए ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो चूंकि उनको ये करना होता है कि इन्वायरमेंट की रक्षा के लिए ही वो चीजें यूज करें, हाँ, तो वहां से उन्होंने बेचना शुरू किया और उनका धंधा चल पड़ा। धीरे धीरे वो B2C में भी आया कि आप किसी बहुत अच्छी थोड़ा अमीरों की शादियों में जाइए तो आपको वही वाली प्लेट मिलती है तो फिर आप भी जो, खरीदने की सोचते हैं। यस, वो डिग्रेड भी जल्दी हो जाती है और वो अच्छी भी दिखने में लगती है। तो धीरे धीरे इन्होंने इसको काफी बढ़ाया और यही उनका पिवट पॉइंट था जो उन्होंने पूरा गेम चेंज कर लिया। अब ये पूरा गेम चेंज करने के बाद उन्होंने देखा कि हमारा कितना बढ़िया फायदा हो रहा है। तो लगभग 400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू क्रिएट करते हैं वेद कृष्ण जी, और सब कुछ ऑर्गेनिक वाला यूज होता है, गन्ना की खोई आपकी सब होती है। तो ये उन्होंने एक बढ़िया धंधा चलाया, उसका जो पूरा बिजनेस उन्होंने सेटअप किया वो बढ़िया बन गया। और चक इंडिया नाम है ब्रांड का, वाह। CHUC, तो चक इंडिया है। और ये सज्जन कहाँ गए हैं? जहां आप जाने वाले थे, नहीं गए आप। क्या बात है। ये अयोध्या के हैं। आप जी। सोचिए, यूपी के अयोध्या के वेद कृष्ण जी ने ये कमाल करके दिखाया और इसकी डिमांड अनपैरेलल है, बहुत ज्यादा है, धीरे धीरे बढ़ ही रही है। तो ये देखिए एक व्यक्ति ने अपने बिजनेस को सैक्रिफाइस किया, जी। कोई बैन और नहीं इसके था गन्ने का भी जो वेस्ट था वो भी काम में आ उसको। रहा है, तो वो जो लोग उसमें लगे हुए उनका भी एक बड़ा फायदा हो रहा है, क्योंकि उनके लिए भी डिमांड बन गई। यस, तो मतलब कई बार होता है कि यार अब इसमें मुझे लगता है उन्होंने ये सोचा ही बड़ी बात है कि यार हम आप, वो बैन थोड़ी था, वो करते रहते उसको। हाँ। तो उससे इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं था, तो उन्होंने थोड़ा सा रिस्क लिया, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाया और महंगी कीमत पे भी उसको बेचा। लोग लेने के लिए तैयार है भारत में। प्राइसिंग भारत में बहुत बड़ा इशू नहीं है। भारत में बड़ा मसला नहीं है, यदि आप उनको कन्विंस कर सके किसी बात यस, के लिए। अगर प्रोडक्ट अच्छा कन्विंस करेंगे तो माल बिकता है फिर। तो वेद कृष्ण जी की इसलिए तारीफ होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने अच्छा कृष्ण इन्वायरमेंट जी फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाया। कृष्ण जी को भी बहुत बधाई, और आपको भी बहुत बधाई कि आप ऐसी नई नई कहानियां हमारे को सुनाते हैं, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया भी। हम चाहते हैं कि हर बार एक नई कहानी जो है, और ये नई कहानी हम केवल प्रोडक्ट के लिए नहीं सुना रहे, आपके लिए सुना रहे हैं कि आप भी एक बार एक और वेद कृष्ण बने, एक और दीपेंद्र गोयल बने। यस, तो उस कोशिश में हम लोग लगे रहते हैं। नीरज जी तो ज्ञान का भंडार, तो इसलिए उनके पास इतनी सारी कहानियां हैं, इतना सारा सच है। इस सबको देखते रहिए, सुनते रहिए, और इससे भी कुछ कहानियों से प्रेरणा लेते रहिए। जिस दिन आपका नया स्टार्टअप होगा तो वो कहानी भी हम शामिल करेंगे। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं। मैंने बताया कि मैं धारावी घूमने गया था इसी। जी। जी। बहुत बड़ा बिजनेस हब है धारावी। वहाँ छोटे छोटे घरों में, मतलब 10 बाई 10 के कमरे में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और लेदर इतनी की। जी जान से वहां पे लोग लगे हुए हैं, कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रैक पैंट में, लेदर प्रोडक्ट में, इलेक्ट्रिकल्स में। वो देख के लगता है कि यार काम तो लोग करना चाहते हैं, उनको केवल अवसर चाहिए। अवसर पूरी चाहिए। मेहनत से आदमी लगा हुआ है, काम कर रहा, और ये हिंदुस्तानी नॉर्थ इंडिया मेहनती का, तो है साउथ ही ना। इंडिया का। हिंदुस्तानी मेहनती है, बाई नेचर हम लोग मेहनती लोग हैं। उसको रास्ता मिल जाए, कुछ दिशा मिल जाए तो शायद हो सकता है। और आपकी बात अगर सरकार सुने तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हो जाए, तो शायद कुछ वो बढ़िया करने की काम। जरूरत है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला और ज्ञान दिया हम सब लोगों को।
हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और नीरज जी की बात को सुनकर आगे बढ़ते रहिए। बहुत शुक्रिया, प्रणाम, आभार, शुक्रिया। नमस्कार।